हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शिखा दीक्षित, प्रवक्ता अर्थशास्त्र। बच्चों, आज हम कक्षा 11 के अध्याय 4 निर्धनता का भाग 2 पढ़ेंगे। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने निर्धनता टॉपिक का भाग 1 पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था निर्धनता क्या है, निर्धनता रेखा क्या है, निर्धनता रेखा को कैसे मापते हैं। बच्चों, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि निर्धनता क्या है। निर्धनता वह स्थिति है जब व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं भोजन, वस्त्र और आवास को पूरा ना कर पाए। बच्चों, आज के टॉपिक में अब हम इससे आगे पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि भारत में निर्धनता की स्थिति क्या है, भारत में निर्धनता संबंधी आंकड़े क्या बताते हैं, भारत में निर्धनता के कारण क्या हैं, भारत में इतनी अधिक निर्धनता है तो क्यों है, निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकार की नीतियां एवं कार्यक्रम, और इसके बाद हम पढ़ेंगे निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों का मूल्यांकन। बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि भारत बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है, उसमें एक निर्धनता है और निर्धनता एक बहुत बड़ी समस्या है। विश्व के अगर समस्त निर्धनों को हम देखें तो समस्त निर्धनों में से 5वां भाग भारत में निवास करता है। उसका कारण शायद यहाँ की बहुत बड़ी जनसंख्या और उस जनसंख्या के अनुपात में आर्थिक विकास ना हो पाना है। तो भारत में जब हम निर्धनता के आंकड़ों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि निर्धनता के आंकड़े संकलित कौन करता है। भारत में निर्धनता के आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा संकलित किए जाते हैं और यह उपभोग व्यय विधि के आधार पर संकलित किए जाते हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन को हम शॉर्ट में NSSO भी कहते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों, ये आपका एग्ज़ाम में प्रायः प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपको इसका शॉर्ट फॉर्म भी पता होना चाहिए। अब भारत में जब निर्धनता के आंकड़ों की बात करते हैं तो हम निर्धन किस में से देखते हैं, जो व्यक्ति निर्धनता रेखा से नीचे हैं। तो भारत में निर्धनता का आकलन निर्धनता रेखा से नीचे के जनानुपात द्वारा किया जाता है और इसे व्यक्ति गणना अनुपात कहा जाता है। बच्चों, भारत में निर्धनता की स्थिति को समझने के लिए हमें भारत में निर्धनता संबंधी आंकड़े देखने होंगे कि भारत में निर्धनता की पिछले वर्षों में क्या स्थिति रही है, शहरी निर्धनता क्या है, ग्रामीण निर्धनता क्या है, हमें इन्हें आंकड़ों के माध्यम से समझना होगा। भारत में निर्धनता के आंकड़े हम देखें तो हम भारत में ग्रामीण और शहरी निर्धनता को देखेंगे और इसका योग अर्थात संपूर्ण भारत में निर्धनता का प्रतिशत क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1993-94 में गांव में 50.1% जनसंख्या निर्धन थी, जबकि शहर में 31.8% जनसंख्या निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। और अगर हम संपूर्ण भारत में देखें तो 45.3% जनसंख्या निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। और बच्चों, इन आंकड़ों को देखने से हमें पता चल रहा है कि गाँव में शहरों की तुलना में निर्धनता बहुत अधिक है। अगर हम अन्य वर्षों के भी आंकड़े देखें तो 2004-05 में गांव में 41.1% जनसंख्या निर्धन थी, जबकि शहरों में 25.7% जनसंख्या निर्धन थी। वहीं 2009 और 10 में गांव में 33.8% जनसंख्या निर्धन है और शहरों में 20.9% जनसंख्या निर्धनता रेखा से नीचे आ रही है। 2011-12 के आंकड़े हम देखें तो गांव में 25.7% जनसंख्या निर्धन है और शहरों में 13.7% जनसंख्या निर्धन है। इन आंकड़ों को देखने से बच्चों हमें पता चल रहा है कि गांव में शहरों की तुलना में निर्धनता ज़्यादा है और विभिन्न वर्षों में निर्धनता का प्रतिशत कम हुआ है या हम कहें निर्धनता कम हुई है। हम देख रहे हैं गांव में और शहरों में दोनों ही में ही निर्धनता पिछले वर्षों की तुलना में कम हुई। अगर हम संपूर्ण भारत की बात करें तो भारत में भी हम देखेंगे कि विभिन्न वर्षों में निर्धनता कम हुई है, निर्धनता का प्रतिशत पहले की तुलना में कम हुआ। 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 21.9% जनसंख्या निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन
कर रही है। बच्चों, अब हम भारत के विभिन्न राज्यों में निर्धनता के स्तर को देखेंगे। हम देखेंगे कि किन राज्यों में निर्धनता बहुत अधिक है और किन राज्यों में निर्धनता कम है। तो ये चार्ट हमारे सामने है जिसमें भारत के कुछ प्रमुख राज्यों में निर्धनता का प्रतिशत दिखाया गया है और यहाँ पर संपूर्ण भारत में निर्धनता का प्रतिशत दिखाया गया है। ये आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो इस ग्राफ को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि बिहार सबसे अधिक निर्धन राज्य है, इसके बाद उड़ीसा, इसके बाद असम, इसके बाद मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश आता है। तो अगर हम भारत के सर्वाधिक निर्धन राज्य देखें तो सर्वाधिक 5 निर्धन राज्यों की सूची में हमारे ये 5 राज्य आते हैं, क्रमशः बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इन राज्यों में निर्धनता बहुत अधिक है। और अगर हम देखें कि ऐसे कौन से राज्य हैं जिनमें निर्धनता कम है, तो हम देखते हैं केरल में निर्धनता सर्वाधिक कम है, और इसके पहले देखते हैं तो हिमाचल आता है, पंजाब आता है, आंध्र प्रदेश आता है, दिल्ली आता है। तो अगर हम वो राज्य देखें जिनमें निर्धनता सबसे कम है, तो अगर हम 5 राज्यों को देखें तो हमारे ये 5 राज्य आते हैं जिसमें सबसे कम निर्धनता केरल में है, उसके बाद हिमाचल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और दिल्ली आते हैं। भारत में निर्धनता के प्रतिशत को समझने के बाद या निर्धनता को समझने के बाद अब हम देखेंगे कि भारत में इतनी अधिक निर्धनता का कारण क्या है। हम उन कारणों को समझेंगे जिस कारण भारत में इतनी अधिक निर्धनता है। तो निर्धनता के कारण में सबसे पहला कारण है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का मतलब क्या हुआ? उपनिवेशवाद वह स्थिति होती है जब एक देश दूसरे देश पर अपना आर्थिक और सामाजिक अधिकार कर लेता है। तो भारत में उपनिवेशवाद देखिए कब रहा? ब्रिटिश पीरियड में। ब्रिटिश पीरियड में अंग्रेज़ों ने भारत के ऊपर आर्थिक और सामाजिक पूरी तरीके से नियंत्रण कर रखा था। उस स्थिति में भारत में उद्योग धंधों का विकास नहीं हो पाया और जो कृषि व्यवस्था थी वह भी विकसित नहीं हो पाई, क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो अपने अनुसार खेती कराते थे, वो व्यावसायिक खेती को महत्ता देते थे ताकि उन्हें लाभ हो सके। और बच्चों, आपने सामाजिक विषय में भी पढ़ा होगा पिछले 10th के और 9th के क्लासेस में कि अंग्रेज़ों ने कैसे भारतीयों का आर्थिक पतन किया। सबसे पहले तो भारत में जो शिल्पकारी, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग जिनका बहुत अधिक बोलबाला था, हथकरघा उद्योग, इन सबको नष्ट किया ताकि भारतीय आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाएं। इसके बाद भारतीयों से ही कच्चे माल को कम दामों में ख़रीदा, लेकिन उस कच्चे माल को तैयार करके उत्पादन कहाँ बनाया गया? ब्रिटेन में, इंग्लैंड में। भारत में नहीं बनाया गया, क्योंकि अगर भारत में बनाया जाता तो उद्योग धंधे विकसित होते और लोगों को रोजगार मिलता और लोगों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कच्चा माल भारत से खरीदा गया, वो भी कम दामों में, और लोगों को विवश किया गया कि वो कम दामों पर बेचे। उसके बाद इंग्लैंड में माल तैयार किया जाता था और फिर उसे महंगे दामों पर लाकर भारत में बेचा जाता था। परिणाम क्या हुआ कि भारतीयों की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होने लगी। भारत में किसी भी तरीके का उद्योग धंधों का विकास नहीं हुआ और भारतीयों को जो नई तकनीकी थी उन सब चीज़ों की भी जानकारी नहीं हो पाई, उनसे वो अनभिज्ञ ही बने रहे। तो सबसे बड़ा निर्धनता का कारण है उपनिवेशवाद। इसके बाद हम आते हैं, देश को स्वतंत्रता भी मिली, देश में सरकार आई, पंचवर्षीय योजना भी विकास के लिए बनाई गई, लेकिन फिर भी हम निर्धन रहे। तो क्या कारण है? अपर्याप्त आर्थिक विकास। देश का आर्थिक विकास जो होना था वो हो नहीं पाया। जनसंख्या बढ़ती गई, देश के सभी राज्यों का, सभी क्षेत्रों को जो विकास चाहिए था उतना विकास नहीं हो पाया। तो अपर्याप्त आर्थिक विकास के कारण भी भारत में अधिकांश जनसंख्या निर्धन है। लोगों को जो काम धंधे चाहिए उसके लिए बहुत सारी फैक्ट्रियां खुलनी चाहिए थी, बहुत सारे रोजगार के साधन मिलने चाहिए थे, ऐसा नहीं हो पाया। जनसंख्या में वृद्धि। बच्चों, भारत में जनसंख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है। हम जानते हैं कि जनसंख्या के मामले में हम विश्व में दूसरे नंबर पे हैं, अर्थात हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो जो विकास किया भी गया वो बढ़ती जनसंख्या में समाहित हो गया, हमें वो विकास दिखाई नहीं दिया या बढ़ती हुई जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा करने में चला गया। तो बढ़ती हुई जनसंख्या भी निर्धनता का एक
महत्वपूर्ण कारण है। बेरोजगारी में वृद्धि, बेरोजगारी में निरंतर वृद्धि हुई है। जब लोग बेरोजगार होंगे तो निर्धन होंगे। बेरोजगारी में वृद्धि क्यों हुई है? क्योंकि एक तरफ तो जनसंख्या में वृद्धि हुई है और दूसरी तरफ आर्थिक विकास उतनी तेजी से नहीं हो पाया। वितरण में असमानता, जो संपत्ति का वितरण है उसमें भी हमें असमानता देखने को मिलती है। समाज के कुछ प्रतिशत लोगों के पास बहुत अधिक धन संपत्ति है और अधिकांश वर्ग बिल्कुल निर्धन है, जिसके पास खाने को नहीं है या खाने को है लेकिन वह एक ठीक से जीवन अपना यापन नहीं कर पा रहा। तो जो संपत्ति का एक बड़ा भाग है वो कुछ प्रतिशत लोगों के पास है और बाकी संपत्ति आधी जनसंख्या के पास है। तो इसका भी निर्धनता पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जो संपत्ति का वितरण है वो हमारे देश में असमान है। ग्रामीण ऋणग्रस्तता, गांव में अधिकांश लोग ऋणग्रस्त रहते हैं क्योंकि वो कृषि पर निर्भर होते हैं। भूमि उनकी इतनी छोटी होती है कि पर्याप्त रूप से वह उत्पादन नहीं कर पाते अथवा मौसम की मार भी उन पर पड़ती है, जैसे कभी अत्यधिक बारिश हो जाना, कभी सूखे पड़ जाना, कभी ओले गिर जाना। और गांव में हम देखें तो उद्योग धंधे होते नहीं हैं, रोजगार का कोई साधन नहीं होता। ग्रामीण व्यक्ति अधिकांशतः ऋणग्रस्त रहते हैं, जिस कारण वो गरीब बने रहते हैं। जब वो ऋणग्रस्त रहेंगे तो जिनसे पैसा उधार लिया रहता है तो वो जितना कमाते हैं उससे ब्याज की ही पूर्ति कर पाते हैं, वो मूलधन तो चुका ही नहीं पाते और जिस कारण वो गरीबी के दलदल में धंसते चले जाते हैं। असमान विकास, हम भारत में देखें तो क्षेत्रों का विकास भी असमान रूप से हुआ है। कुछ राज्य बहुत अधिक विकसित हो गए हैं, कुछ राज्य बहुत अधिक पिछड़े रह गए हैं, जैसा कि अभी हमने पिछले ग्राफ में भी देखा था। अगर हम कुछ मेट्रो सिटीज़ की बात करें, जैसा कि बच्चे आप लोग भी जानते हो, दिल्ली हो गए, मुंबई है, बेंगलुरु है, कर्नाटक है, चेन्नई है, तो यहाँ पे क्या है, बहुत अधिक विकास हुआ उद्योग धंधों का, फैक्ट्रियों का। और बाकी कुछ राज्य हो गए जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, यहाँ पर इतना अधिक विकास नहीं हुआ। परिणाम क्या हुआ कि यहाँ से भी जो गरीब जनसंख्या थी वो काम की तलाश में इन महानगरों में जाने लगी। तो हम देख रहे हैं कि जो असमान रूप से विकास हुआ है, किसी क्षेत्र का बहुत अधिक विकास हो गया और कुछ क्षेत्र पिछड़े रह गए, ये भी निर्धनता को बढ़ाने में सहायक है। कृषि में अनिश्चितता, हमारी भारतीय कृषि अनिश्चित रही है और आज भी है। हमारी भारतीय कृषि मौसम पर निर्भर करती है। अगर अच्छी बारिश हो जाती है तो बहुत अच्छी खेती हो जाती है, अगर सूखा पड़ गया, ओलावृष्टि हो गई या अत्यधिक बारिश हो गई तो कृषि फसल में नुकसान हो जाता है और किसान निर्धन रह जाते हैं। प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी देश की आर्थिक स्थिति कई बार खराब हो जाती है। जैसे भारत ने स्वतंत्रता से पूर्व भी बहुत सारे अकालों का सामना किया है। आज भी हम देख रहे हैं, हम लोग एक महामारी से लड़ रहे हैं। तो जो ये प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जो मनुष्य के नियंत्रण में नहीं है, इन आपदाओं के कारण भी आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है और लोग निर्धन हो जाते हैं। कृषि जोत का आकार, जो कृषि जोत खेती करने योग्य भूमि, जो खेती करने योग्य भूमि होती है उसका आकार बहुत छोटा होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? बंटवारे के कारण। एक व्यक्ति के 4 बेटे हैं तो एक जो भूमि थी उसके 4 टुकड़े हुए, फिर उनके भी 2-2 बेटे हुए, तो उस 4 भूमि के सोचिए अब फिर 2-2 भागों में विभाजन हुआ तो 8 टुकड़े हो गए। तो हो क्या रहा है, जो कृषि योग्य भूमि है वो बंटवारे की व्यवस्था के कारण छोटे छोटे आकार में बढ़ती जा रही है, जिस कारण उसमें कुछ विशेष उत्पादन नहीं हो पाता और किसान गरीब के गरीब रह जाते हैं। बच्चों, सामाजिक कारण की वजह से भी लोग निर्धन रहते हैं। भारत में जैसे बहुत सारे अंधविश्वास और कुरीतियाँ व्याप्त हैं, बहुत सारे फिजूल खर्च, जैसे बच्चे के पैदा होने पर शादी, ब्याह, मृत्यु आदि, इन अवसरों पर भी बहुत सारे ऐसे खर्चे जो सामाजिक रूप से करने अनिवार्य हैं, व्यक्ति के पास चाहे धन हो या ना हो, ऐसे कारण भी व्यक्ति को निर्धन बने रहने पर मजबूर करते हैं। दुर्बल आर्थिक संस्थाएँ, जो भी बैंक हैं या जो भी वित्तीय संस्थाएँ हैं जो ऋण प्रदान कर रही हैं, वो भी आज अभी तक इतनी मजबूत स्थिति में नहीं आई हैं कि लोगों को अधिकाधिक मात्रा में वित्त प्रदान कर सके। भ्रष्टाचार, जो भी सरकारी योजनाएं हैं, रोजगार संबंधी योजनाएं हैं, उनमें इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है कि जो सही व्यक्ति है उस तक सही लाभ पहुंच ही नहीं पाता है। शिक्षा का अभाव, बच्चों वैसे तो शिक्षा को मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया है, लेकिन फिर भी भारत में देखें तो शिक्षा का प्रतिशत आज भी निम्न है, शिक्षा का अभाव है।
लोग जब शिक्षित होंगे तब उनमें जागरूकता आएगी, उन्हें तकनीकी ज्ञान बढ़ेगा, तब वह निर्धनता से निकल पाएंगे। तो शिक्षा का अभाव भी एक बहुत बड़ा कारण है लोगों के निर्धन रहने का। निम्न पूंजी निर्माण, जब लोगों की आय कम है तो बचत कम है, और बचत कम होगी तो पूंजी भी कम होगी, क्योंकि बचत ही देश के लिए पूंजी बनती है। तो जब लोगों की आय कम है तो पूंजी का निर्माण भी कम ही हो पाएगा। निम्न स्वास्थ्य स्तर, लोगों का स्वास्थ्य स्तर भी निम्न है। गरीबी के कारण उन्हें अच्छा डॉक्टर नहीं मिल पाते क्योंकि उनकी फ़ीस बहुत अधिक होती है, या उन्हें भोजन ठीक से नहीं मिल पाता जिसके कारण कुपोषित होते हैं। उनके रहने के आसपास के जो वातावरण हैं वो इतने गंदे होते हैं जिस कारण बीमारियां फैलती हैं, जैसे गंदा पानी रहना, मच्छरों का होना आदि। तो गरीब जो लोग हैं उनका निम्न स्वास्थ्य स्तर होता है, और ये निम्न स्वास्थ्य स्तर उनके कार्य करने की क्षमता को गिराता है, जिस कारण वे निर्धन रह जाते हैं। आधारिक संरचना का अभाव, आधारिक संरचना व्यक्ति के आर्थिक विकास में बहुत अधिक सहायक होती है, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, लाइट हो गई, पानी हो गया, रोड का निर्माण आदि हो गया। जब ये चीज़ें विकसित होंगी तो व्यक्ति का विकास तो होगा ही। तो हम देखें भारत में अभी भी आधारिक संरचना का अभाव है कि लाइट गांव में पहुंच तो गई है, क्या सभी को मिलती है बराबर? क्या साफ पानी सब जगह मिल रहा है? तो हम देखेंगे नहीं मिल रहा है। राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण भी गरीबी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, क्योंकि सरकार ही योजनाएं बनाती है निर्धनों को निर्धनता से निकालने की। तो ये योजनाएं कैसे कार्यान्वित होती हैं? कई बार होता है एक सरकार ने योजना बनाई, अगली सरकार आई, उसने उस योजनाओं को ख़त्म कर दिया। तो इस तरह के भी राजनीतिक द्वेष देखने को मिलते हैं। इसके बाद राजनीतिक रूप से भ्रष्टाचार भी देखने को मिलता है, जिस कारण भारत में हम देखें निर्धनता बहुत अधिक मात्रा में व्याप्त है। तो बच्चों, हमने अभी कुछ कारण समझे जो भारत में निर्धनता के प्रमुख कारण हैं। बच्चों, अब हम देखेंगे कि निर्धनता की स्थिति से निकलने के लिए क्या करना चाहिए। हमने ये कारण समझे, तो निर्धनता की स्थिति से निकलने के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, उद्योग धंधों को बढ़ावा देना है, हमें देश का एक समान रूप से आर्थिक विकास करना है। ऐसा नहीं करना है कि कोई क्षेत्र बहुत अधिक बढ़ जाए, कोई क्षेत्र पीछे रह जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, परिवहन आदि का विकास करना होगा। तो ये विकास कौन करता है? इस विकास को सबसे पहले सरकार करती है। तो हम देखेंगे कि निर्धनता निवारण के लिए सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं। बच्चों, निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकार की नीतियां एवं कार्यक्रम देखे जाएं तो सरकार ने अपनी समस्त नीतियों को 3 भागों में बांटा है, जिसे हम त्रिआयामी नीति कहते हैं। समृद्धि आधारित रणनीति, स्वरोजगार आधारित कार्यक्रम और आधारभूत सुविधा आधारित कार्यक्रम। हम इन तीनों कार्यक्रमों को अलग अलग समझेंगे कि ये तीनों कार्यक्रम क्या हैं। बच्चों, हम सबसे पहले देखेंगे समृद्धि आधारित रणनीति। तो समृद्धि आधारित रणनीति में सरकार का उद्देश्य था कि देश की समृद्धि की जाए, ऐसी योजनाएं बनाई जाए कि लोग अपने आप निर्धनता रेखा से ऊपर आने लगे, देश का विकास किया जाए। 1950 और 60 के दशक में प्रमुख रूप से समृद्धि आधारित योजनाओं को चलाया गया। इसमें जो हम प्रमुख रूप से देखेंगे तो औद्योगिक विकास और हरित क्रांति को हम देखते हैं। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, जो कि 1956 से 1961 तक जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसमें हम देखेंगे औद्योगिक विकास को विशेष महत्व दिया गया। यहाँ पे हम देखेंगे तो औद्योगिक विकास को बहुत अधिक महत्व दिया गया। इसका उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा देश में उद्योग स्थापित होंगे, लोगों को काम मिलेगा, बेरोजगारी कम होगी तो निर्धनता भी कम होगी। उसके बाद 1966 और 67 में हम देखें तो देश में हरित क्रांति आई। बच्चों, आपने हरित क्रांति के बारे में पिछले अध्याय में भी पढ़ा होगा। तो 1966-67 में हरित क्रांति आई और 56-61 जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, इसमें औद्योगिक विकास को प्रमुखता दी गई। तो ये दोनों अगर हम देखें समृद्धि आधारित योजनाएं थी। इन योजनाओं से क्या लाभ हुआ लोगों को? इन योजनाओं से लाभ तो हुआ देश को, लेकिन असमान। औद्योगिक विकास किया गया, लेकिन कुछ क्षेत्रों का बहुत अधिक औद्योगिक विकास हो गया और कुछ क्षेत्र पिछड़े रह गए। यही हरित क्रांति से भी हमें परिणाम ऐसे ही प्राप्त हुए।
हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप कुछ राज्यों में तो बहुत अच्छा विकास हो गया, जैसे हरियाणा, पंजाब, लेकिन कुछ राज्य पिछड़े रह गए। इन समृद्धि आधारित योजनाओं को देखें तो हमें इनका कुछ लाभ मिला, लेकिन सरकार ने जितना अधिक इनका लाभ सोचा था उतना लाभ नहीं प्राप्त हुआ। स्वरोजगार आधारित कार्यक्रम, बच्चों अगर हम ये कार्यक्रम देखें तो बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं, जिनमें से प्रमुख कार्यक्रम या प्रमुख योजनाएं आपको बता रही हूँ। सारी योजनाएं समझाना संभव नहीं है और इनकी जो सन होती है या इनकी जो योजनाओं की विशेषता होती है वो आपको याद करनी पड़ेगी। तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो कि 1978-79 में आया था, इसका उद्देश्य था कि गांव में रहने वाले लोगों का ठीक से विकास किया जा सके। जो सीमांत किसान हैं, भूमिहीन किसान हैं, इस योजना में इससे पहले जो भी छोटे छोटे ग्रामीण विकास की योजनाएं आ रही थी उन्हें समाहित किया गया। इसके बाद 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना आई। इसका उद्देश्य था कि जो शिक्षित बेरोजगार हैं उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाए ताकि वह रोजगार स्थापित कर सके। इसके बाद ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995 में आया। इसका उद्देश्य था कि जो 25 लाख तक की परियोजनाएं हैं उसमें वित्तीय सहायता प्रदान की जाए और यह योजना खादी ग्रामोद्योग द्वारा संचालित की गई। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में चलाई गई। इसका उद्देश्य था शहरों में बेरोजगारी के स्तर को कम करना, तो इसके लिए रोजगार के लिए सहायता दी गई तथा रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए गए। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में आई। इस योजना में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को भी मिला दिया गया। इसका उद्देश्य था कि गांव में रहने वाले लोगों को रोजगार के लिए सहायता देना। किस तरह की सहायता देना? जैसे अगर कोई व्यक्ति सिलाई का काम करना चाहता है तो उसे मशीन उपलब्ध कराना, यानी रोजगार के लिए उसे परिसंपत्तियां उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य था, और ताकि लोग बेरोजगारी के स्तर से बाहर आएं और निर्धनता से ऊपर निकलें। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में यह योजना संचालित की गई। इसका उद्देश्य था कि काम के बदले अनाज दिया जाए तथा काम के बदले वेतन का भी भुगतान किया जाए। तो इस योजना में काम के बदले वेतन और अनाज दोनों ही दिया गया ताकि ग्रामीण लोगों की स्थिति में सुधार आए। इसके बाद काम के बदले अनाज कार्यक्रम आया 2006 में। इसमें काम के बदले प्रतिदिन 5 किलो अनाज दिया जाता था। इसके बाद महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना आई जो कि 2006 में आई, जिसे हम मनरेगा के नाम से जानते हैं। और इसे पहले जब ये 2006 में योजना आई थी इसे हम राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कहते थे, लेकिन वर्तमान में इसे हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम कहते हैं। यह एक बहुत बड़ी योजना है और इसका उद्देश्य है कि गाँव में रहने वाले अकुशल लोग, जिनमें कोई विशेष योग्यता नहीं है, अकुशल लोग जो शारीरिक कार्य कर सकते हैं यानी मजदूरी कर सकते हैं, उन्हें एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिया जाए। जो भी प्रचलित मजदूरी दर है या सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी दर है उस पर 100 दिन का रोजगार दिया जाए। और यह एक बहुत ही सफल योजना है, इससे बहुत सारे ग्रामीणों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, बच्चों यहाँ पर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है उसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में मिला दिया गया। इसका उद्देश्य था स्वयं सहायता समूह का गठन। इसका उद्देश्य है 2024-25 तक निर्धन लोगों की पहचान करके समूहों का गठन किया जाए और उन्हें जब तक वे निर्धनता के स्तर से ऊपर ना आ जाए, निर्धनता से निकल ना जाए, तब तक उन्हें आर्थिक सहायता दी जाए। इसमें विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, विकलांग और महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। और इसमें यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई कि निर्धन परिवार से एक महिला को जरूर कार्य मिले। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने की कोशिश की गई। इसी मिशन के अंतर्गत बच्चों आपने आजकल सुना होगा दीन दयाल उपाध्याय कौशल मिशन। तो बच्चों ये सारे रोजगार के जो कार्यक्रम है ये कैसे थे? स्वरोजगार आधारित, जिनसे रोजगार में वृद्धि हो और लोगों का आर्थिक स्तर उच्च हो जाए। बच्चों अब हम इसके बाद देखेंगे आधारभूत सुविधा आधारित कार्यक्रम। आधारभूत सुविधा आधारित कार्यक्रम का उद्देश्य है कि ऐसी सुविधाओं का विकास किया जाए कि लोग
निर्धनता के स्तर से ऊपर आ जाएं, जैसे लोगों को पेंशन देना, वृद्धावस्था पेंशन देना, सड़क का निर्माण करना, शिक्षा का स्तर उच्च करना, स्वास्थ्य का स्तर उच्च करना, ताकि जब लोगों को अच्छी आधारभूत संरचना मिलेगी तो लोग कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे और निर्धनता से बाहर निकलेंगे। तो इसके तहत सबसे पहले सार्वजनिक वितरण व्यवस्था 1997 में आई, जिसे हम लोग राशन की दुकान के नाम से जानते हैं। राशन की दुकानों में क्या किया, गरीब लोगों तक अनाज पहुंचाने की व्यवस्था की गई। इसके अंतर्गत राशन कार्ड की व्यवस्था की गई। बच्चों, आपने देखा होगा 2 तरह के राशन कार्ड होते हैं, गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए बीपीएल कार्ड और गरीबी रेखा से ऊपर वालों के लिए। और वर्तमान में इस व्यवस्था के अंतर्गत एक देश एक राशन कार्ड की भी व्यवस्था कर दी गई है। एकीकृत बाल विकास योजना जो कि 1975 में आई, इसका उद्देश्य था कि जो शिशु हैं, जो 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, प्रेग्नेंट औरतें हैं, उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सुविधा प्रदान करना, उन्हें मातृत्व संबंधी सुरक्षा भी देना। इसके अंतर्गत आंगनवाड़ी का भी विकास किया गया। बच्चों, आप सभी लोग इस योजना के बारे में जानते हैं। इसके अंतर्गत बच्चों को स्कूल में मध्य अवकाश के समय जो भोजन का अवकाश होता है, उसमें सरकार के द्वारा भोजन प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये 2000 में आई। इसके अंतर्गत गांव को शहरों से सड़क के माध्यम से जोड़ा गया। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये योजना 2000 में आई। इसका उद्देश्य था जो पुरानी रोड या सड़क टूटी हुई थी गांव से शहर तक की, उनमें पुनः मरम्मत करना, उन्हें पुनः सही करना। वाल्मीकि आवास योजना, इस योजना के तहत मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को आवास प्रदान किए गए। और इसी योजना में निर्मल भारत योजना आई, जिसके अंतर्गत शौचालय भी उपलब्ध कराए गए। सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995-96 में आया। सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत भी जैसे विधवा पेंशन देना, वृद्धावस्था पेंशन देना आदि इस तरह की सुविधाएं देना सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत आई। खाद्य सुरक्षा अधिनियम, यह अधिनियम 2013 में आया। इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धनों को 3 रुपये में चावल, 2 रुपये में गेहूं और 1 रुपये में मोटा अनाज उपलब्ध कराया गया। और बच्चों, अगर हम वर्तमान में देखें तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो कि प्रधानमंत्री जी ने अभी चलाई हुई है, इसके तहत प्रत्येक परिवार को प्रति व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाएगा। 5 किलो अनाज में चावल भी हो सकता है और गेहूं भी हो सकता है, और इसके अतिरिक्त 1 किलो चने की दाल का भी प्रावधान है। ये जो योजना आई है, ये वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए आई है। जैसे इस समय बहुत सारे लोगों के रोज़गार छूट गए हैं, तो उन पर आर्थिक जो मार पड़ेगी उससे कैसे निकला जाए, कैसे वो अपने खाद्यान्न संबंधी, अपनी भूख संबंधी ज़रूरत को पूरा कर सके। तो बच्चों, समझ में आया कि भारत सरकार ने किस तरह से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को निर्धनता से निकालने की कोशिश की है। निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम की अगर हम समीक्षा करेंगे तो हम इसके 2 पहलू देखते हैं, सकारात्मक यानी ये कहाँ तक सफल हुई और इनमें असफलता भी रही, तो असफलता क्या थी। तो हम देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार तथा आय के स्तर में सुधार हुआ, यह इसकी सफलता है। और निर्धनता रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या में भी कमी आई है, जैसा कि हमने अपने ग्राफ और चित्र में भी देखा था। निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम की असफलताएं, अगर हम इन कार्यक्रमों की असफलता देखें तो इन कार्यक्रमों का लाभ गरीबी रेखा से ऊपर रह रहे लोगों द्वारा उठाया गया। जैसा कि हमने पढ़ा कि भ्रष्टाचार बहुत व्याप्त है, तो जो सही व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए उसे नहीं मिला, और गरीबी रेखा से ऊपर रह रहे लोगों को इसका लाभ अधिक मिला। प्रशासन की असफलता, सरकार भी असफल रही है लोगों तक सही योजनाएं पहुंचाने में। भ्रष्टाचार की अधिकता, भ्रष्टाचार बहुत अधिक हुआ है। लोगों के लिए जितने धन निर्गत किया गया उतना लाभ लोगों को मिल ही नहीं पाया। सरकार और लाभार्थी के बीच मध्यस्थों की लंबी श्रृंखला, सरकार ने केंद्र में एक योजना चलाई और एक गांव के व्यक्ति जो आवश्यकता है जिस व्यक्ति को, उस तक पहुँचते पहुँचते इतनी लंबी श्रृंखला है कि उसे सही लाभ मिल ही नहीं पाता। शहरों में भी बेरोजगारी कम नहीं हुई,
बोलिए, औद्योगिकरण इन्हें रोजगार देने में सफल नहीं हो पाया। तो ये कुछ बिंदु हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये योजनाएं पूरी तरह से सफल नहीं हुई। इन योजनाओं को सफल बनाने के लिए सरकार की और जनता में निर्धन वर्ग की भूमिका भी होनी चाहिए, तभी ये योजनाएं सफल हो पाएंगी। बच्चों, आज के टॉपिक से संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, भारत में निर्धनता की स्थिति समझाइए। इसके लिए बच्चों आपको निर्धनता संबंधी आंकड़े देने पड़ेंगे और बच्चों ये आंकड़े आपको याद करके ही लिखने पड़ेंगे। भारत में निर्धनता का कारण क्या है, आप वो सारे बिंदु समझाएंगे जो मैंने निर्धनता के कारण के समझाए हैं, उन्हें आप कॉपी में लिखेंगे। निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकार की नीतियाँ एवं कार्यक्रम समझाइए। तो निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकार ने जो कार्यक्रम बनाए हैं, जो योजनाएं बनाई हैं, उन्हें यहाँ पर आप लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निर्धनता निवारण के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई त्रिआयामी नीति का मूल्यांकन कीजिए। तो जो त्रिआयामी नीति है, क्या वह निर्धनता उन्मूलन करने में सफल रही है अथवा नहीं रही है। जैसा कि मैंने समझाया कि कुछ सफलता रही है, लेकिन असफलता के बिंदु उससे कहीं अधिक हैं। तो आप इन दोनों ही बिंदुओं को समझाएंगे और निष्कर्ष बताएंगे कि समाज को भी सरकार के साथ मिलकर कार्य करना होगा, जागरूक होना पड़ेगा, तभी ये योजनाएं सफल हो पाएंगी। तो इस प्रश्न में हम सरकार की नीतियों की सफलता एवं असफलता का वर्णन करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आप कॉपी पर बच्चों करेंगे और इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है।